वेलकम स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए जेईई स्पेसिफिक बैच जो स्टार्ट हो रहा है 11 अप्रैल को। तो मौका मिस ना करें और ज्वाइन कीजिए आज ही सिग्मा क्लासेस का ये स्पेसिफिक बैच, जिसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, कंप्लीट क्लासेस, सारा पैकेज मिलेगा ताकि आप इंजीनियर बनने का अपना सपना पूरा कर सके। जल्दी से जल्दी अगर आप आईआईटी पहुंचना चाहते हैं तो हमारे इस बैच को ज्वाइन कीजिए जो स्टार्ट हो रहा है 11 अप्रैल को। ना ही ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन है, बल्कि मैं आपको कुछ टॉपिक भी पढ़ाऊंगा जो आपको थ्रू आउट हमेशा, जब भी आप कोई केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, खासतौर पर फिजिकल केमिस्ट्री, और अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। हालांकि टॉपिक बहुत छोटा सा है बट बहुत काम का है। आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। जब दिमाग में मोल कंसेप्ट आता है तो मैं आपसे कहूंगा कि एक बार सोचिए, जब आप सुनते हैं मोल तो आपके दिमाग में क्या आता है। अक्सर मैंने कहते हुए सुना है आप जैसे स्टूडेंट्स को कि मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आप इस फॉर्मेट में इसको अभी तक समझते आए हैं तो मैं आपको कोशिश करूंगा इस चीज़ को आपके लिए आसान करने की। देखिए कैसे हैं। हम मोल की भी बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा मुझे ये बताइए कि बच्चे पेयर का मतलब क्या होता है। जैसे ही मैं पेयर कहूँगा आपके दिमाग में आएगा सर, सेट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स को हम पेयर की तरह से जानते हैं। ऐसे ही जब मैं आपसे कहूँगा कि डजन का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे सर, जब सेट ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही होती है तो उसे हम डजन कह देते हैं। या फिर अगर मैं आपसे कहूँगा कि सेंचुरी क्या होती है तो आप कहेंगे सर, 100 को हम सेंचुरी कह देते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप ऐसे इसको याद रखते हैं तो थोड़ी देर के लिए इसको साइड रखिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपको मोल को फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कैसे अपने ध्यान रखना है। आप ध्यान रखें, जिस तरीके से डजन का मतलब 12, पेयर का मतलब 2, सेंचुरी का मतलब 100, ऐसे ही मोल का मतलब आप समझिए इतनी सारी चीज़ें। और मैं ये जीरोज प्रॉपर काउंट करके लगा रहा हूँ, इसलिए आपको भी इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो हैं 20 ज़ीरोज़। इसका मतलब इसी नंबर को जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, नो डाउट यही नंबर बनेगा, बट मैं चाहता हूँ आप 2 मिनट के लिए आप मोल को ऐसे ही ऑब्जर्व करें। इतनी सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? एक मोल। देखिए इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा आपको। एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, और उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है, आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास 4800 ऑब्जेक्ट्स हैं, और मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ कि जरा 1 मिनट के लिए मुझे बताओ कि 4800 टास्क ऑब्जेक्ट्स में से आप कितने नंबर ऑफ पेयर्स बना सकते हैं। तो जैसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन का आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि अच्छा सर 2400 पेयर्स की बात कर रहे हैं। क्या आपने सोचा कैसे पहुंचे आप इस 2400 तक? बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्रेन इस तरीके से वायर्ड है कि आपने 4800 को 2 से डिवाइड किया और आपने अपना आंसर निकाल लिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपसे कहता कि नंबर ऑफ डजन्स अगर आपको कैलकुलेट करना है इसी 4800 ऑब्जेक्ट्स में से, तो आप आंसर क्या देंगे? आप आंसर देंगे कि सर 400 डजन्स। आपने ये किया कैसे? आपने 4800 को 12 से डिवाइड कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट। इस तरीके से आपको मिला 400 डजन्स। एट द सेम टाइम जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप नंबर ऑफ सेंचुरी बताएं कितनी हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ सेंचुरी निकालते हुए आप इस 4800 को बाय डिफ़ॉल्ट 100 से डिवाइड करेंगे और आंसर दे देंगे 48 सेंचुरीज़। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर अगर आपसे कोई पूछता है कि आप ज़रा नंबर ऑफ मोल्स बताएं, तो क्या कहता है आपका मन? क्या आपका मन ये नहीं कह रहा कि हम 4800 को
इस नंबर से डिवाइड कर दें, और बस जैसे ही आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपके आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स 4800 डिवाइडेड बाय वो बहुत बड़ा सा नंबर जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। और यहीं से वो फॉर्मूला भी बन जाता है जो आप अक्सर पढ़ते आए होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए अक्सर ये भी पढ़ाया जाता है कि जो भी आपको नंबर दिया हो, गिवन नंबर, उसे आप किस नंबर से डिवाइड कर दें, इस एक बहुत बड़े से नंबर से जिसे अवोगाद्रो नंबर भी कहा जाता है। आई होप आप सभी को ये चीज़ बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। मोल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, मैं तो इसको मैजिकल नंबर कहना पसंद करता हूँ, और शायद आप भी आज के बाद इसको यही कहेंगे। देखते हैं कैसे। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई आई कॉल दिस मोल एज अ मैजिकल नंबर। जब हम किसी एलिमेंट, किसी कंपाउंड के साथ डील कर रहे होते हैं तो 1000 एटम्स, 1000 मॉलिक्यूल, 10,000 एटम, लाखों में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, करोड़ों एटम्स, मॉलिक्यूल, डजेंट मैटर, आप उसको वेइंग मशीन पर अगर रखेंगे तो कुछ भी वो शो नहीं करेगा। बट जब हम किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का मेजरमेंट करते हैं मोल्स के टर्म्स में, तो हाँ वो कुछ मेजरेबल हो जाता है, उसको नापना, मेजर करना किसी इंस्ट्रूमेंट से आसान हो जाता है। देखते हैं कैसे। आपने ये जरूर सुन रखा होगा कि अगर हम किसी भी स्पीशीज का मोलर मास निकालें, जैसे अगर हम कार्बन 12, अगर इसके लिए हमें मोलर मास लिखना हो तो मोलर मास हम कहाँ से पिक करते हैं, यहाँ से 12 ग्राम्स। तो वहाँ से कैसे वो कनेक्टेड है, इसी की जर्नी हम आज सीखेंगे। चलिए वन बाय वन कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को वैसे तो आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन 1, 2 एंड 3, बट हम बात करें H11, जिसमें प्राइमरीली एक प्रोटॉन होता है और उसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा होता है एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg नियर अबाउट, एंड 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg लगभग कुछ इनका मास होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो किसका मास ज़्यादा है, आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। इट मींस मास ऑफ प्रोटॉन इज 1835 टाइम्स हैवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास को लगभग 2000 गुना, 1835 गुना बढ़ा दूं, तब जाकर वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। और एक चीज़ और है, लगभग इतना ही मास किसका होता है, न्यूट्रॉन का। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम, लेकिन दोनों ही हैवी होते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, लगभग 2000 गुना हैवी। अब इस सिचुएशन में अगर हमें किसी एटम का मास काउंट करना है, जैसे हाइड्रोजन के केस में या फिर कार्बन के केस में, कार्बन का आइसोटोप ले लेते हैं 612। यहाँ पर सिनेरियो क्या है कि ऊपर वाले केस में यहाँ पर प्रोटॉन सिंगल एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन इसके अंदर होता नहीं है, और एक होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमें हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करना है, अगर हमें मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करना है, तो हम ये कह सकते हैं ना, हाइड्रोजन एटम के अंदर जितनी भी चीजें सबका मास कैलकुलेट कर लो। तो हमारे दिमाग में आता है कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, उसका मास, और एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मास कैलकुलेट कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। वहीं अगर हम कार्बन की बात करें
तो कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स, इन 6 प्रोटॉन्स के अलावा 6 न्यूट्रॉन्स, ये तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर हो गई, और इसके चारों तरफ अलग अलग शेल में रिवॉल्व करते हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैं बोर के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, क्योंकि बोर के अकॉर्डिंग ये 2-4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं अगर कार्बन का केस हमें स्टडी करना है तो कार्बन के एक एटम का मास इन सभी के मास के इक्विवेलेंट होगा। मेरे ख्याल से किसी को इस चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। भाई कार्बन बना किससे है? 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई आपसे पूछता है कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा, तो क्या जवाब दोगे? सारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को इकट्ठा कर लेंगे और हम जवाब दे देंगे। इसका मतलब अगर हम हाइड्रोजन से डील करते हैं तो एक प्रोटॉन उसका मास, एक इलेक्ट्रॉन उसका मास। लेकिन अगर हम मास ऑफ 1 कार्बन एटम की बात करते हैं, इसमें हमें 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, 6 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन और 6 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा, तभी तो जाकर एटम का मास आएगा। बट फिर से एक क्वेश्चन आता है, क्या इलेक्ट्रॉन इतने हैवी होते हैं कि इनका मास कंसीडर किया जाए? हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से 2000 गुना हल्का होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम यहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और इससे पिछले वाले केस में भी इलेक्ट्रॉन के मास को हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब एक हाइड्रोजन एटम का मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, जो कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इस किलो को अगर मैं किलो को रिप्लेस कर दूं 1000 से, तो भी ये मास आएगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। इतना एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि चलो एक एटम का हमने मास निकाल लिया, 2 एटम का कितना होगा? बहुत सिंपल, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। मैथमेटिक्स क्या कहती है? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 एटम्स का पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 एटम्स का मास पूछता तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हम डबल कर देंगे इस मास को और आ जाएगा। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि अगर वो पूछता है क्या होगा मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, क्या होगा मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स? तो 1 मोल सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने सारे एटम्स का मास पूछ रहा हो आपसे, तो हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम विच इज 10⁻24 ग्राम्स। अब मैं आपसे एक छोटा सा काम करने के लिए कहूँगा, आराम से फ्री वक्त में बैठना, जैसे ही सेशन ख़त्म होगा बैठना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करना, तो आप पाएंगे 10.01 जनरेट हुआ। मैं 10 इसको लिख लेता हूँ, और इन दोनों पावर्स को अगर सॉल्व करेंगे 10⁻⁻1 ग्राम। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, 10 इंटू 1/10 विच मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम। जब आप हाइड्रोजन का 1 मोल लेते हो, उसी का मास मोलर मास कहलाएगा, और वो कितना होगा? 1 ग्राम। आई होप आपने सब कुछ ढंग से ऑब्जर्व किया होगा। अब चलते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन की तरफ। जब हम बात करते हैं मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो हमें 6 प्रोटॉन्स का मास, इसी के साथ 6 न्यूट्रॉन्स का मास, ये सब हमें काउंट करना होगा। और जैसा कि हमने कहा था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को एक ही एंटिटी मान लूँगा, जिससे मुझे पता चला कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को मैं 12 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन ही कंसीडर कर लूँ,
क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। अब इसे सॉल्व करने पर मुझे पता चला कि एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, इसके इक्विवेलेंट। मैंने यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू रख दी, एक कार्बन एटम का मास निकाला मैंने ऐसे करके। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छा चलो बच्चे बताओ दो कार्बन एटम का मास कितना होगा, तो आप कहोगे अरे सर कैसी बात आप पूछ रहे हो, मास ऑफ टू कार्बन एटम्स, मास ऑफ टू कार्बन एटम्स। हमें सिंपली क्या करना है, इस मास को डबल कर देना है, 2 इंटू 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। पता चला मैंने क्या किया, मैंने अगेन किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, किलो को रिप्लेस किया 10⁻³ या 1000 से, जिससे ये 10⁻⁻27 थी वो डिक्रीज होकर 10⁻⁻24 रह गई है। अब यहाँ पर आता है रोल मोल्स का। तो अगर आपसे कोई पूछता है क्या होगा मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम्स, तो बेटा दिमाग में कुछ हलचल शुरू हो गई होगी। अब क्या करना है, हमें पता है एक मोल का मतलब वो बड़ा सा नंबर जो मैंने आपको लिखवाया था, या अगर आप पूरा बड़ा नंबर नहीं लिखना चाहते तो साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें। क्या करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 जो कि एक मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस मास से। जब इस मास से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल लास्ट सिचुएशन की तरह इस नंबर और इस नंबर का प्रोडक्ट 10 आएगा, इस पावर और इस पावर को सॉल्व करके 10⁻⁻1 बचेगी। आई होप इतनी बात आपको अभी तक याद होगी। यहां पर हम देखते हैं कि इस नंबर को जब मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो अगेन 10 जनरेट होगा। जब इस पावर को इस पावर के साथ मैं सॉल्व करता हूं तो 10⁻⁻1 बचेगा और 12 हमारा एज इट इज रह जाएगा और साथ में ग्राम। तो आंसर अपना क्या आया, 12 ग्राम्स। इसका मतलब मोल कुछ ऐसा मैजिक करता है कि जिसका भी आप 1 मोल लोगे, अगर कार्बन के ऊपर 12 लिखा हुआ है तो 12 ग्राम बन जाएगा। तो अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्या आप बता सकते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स, इसका मास कितना होगा? किस चीज का मास? 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास, यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो आप कहेंगे अरे सर अब तो कुछ बचा ही नहीं, बस ये नंबर लेना है और क्या कर देना है, इसके साथ ग्राम लगा देना है, 16 ग्राम्स। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताएं मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम्स, आप कहेंगे अरे सर फिर से वही चीज़, सिर्फ क्या करना है, इस 23 के साथ क्या लगा देना है, ग्राम। क्योंकि सारा मैजिक तो कौन कर देता है, मोल। जब भी किसी का एक मोल लेंगे तो वो इस एटॉमिक मास नंबर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्राम एटॉमिक मास में। इसीलिए इस मास को हम दो नाम से जानते हैं, या तो आप इसको कह सकते हो मोलर मास ऑफ सोडियम, या फिर आप इसे बुला सकते हो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मोलर मास ऑफ सोडियम और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दोनों एक ही बात होती है। नेक्स्ट, अगली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, अगली चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर वो आपसे पूछता है बताओ मास ऑफ 1 मोल O2
मॉलिक्यूल। तो बेटा इस ट्रैप में मत फंसना। अक्सर दिमाग में क्या आता है, अच्छा ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है O2। O2 मीन्स दो एटम है ऑक्सीजन के जो साथ में कंबाइंड है। अब उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना है, इफ दिस O2 कंटेन्स टू ऑक्सीजन, each has atomic mass number 16, then mass of one mole will be equivalent to sum of masses of both the atoms. It means आपको आंसर लिखना है 32 ग्राम्स। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आई होगी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो आपको इसको ऑब्जर्व ऐसे ही करना है कि इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, H2O। ईच हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ एटॉमिक मास नंबर 1 और ऑक्सीजन के का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 16। तो जब आप 1 मोल H2O का लोगे तो आपका 1 मोल ये आएगा, 1 मोल ये और 1 मोल ये, 1 ग्राम एंड 16 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको मोलर मास में पता चल गया हो कैसे एटम्स का मोलर मास निकालते हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स का मोलर मास निकालते हैं। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, मुझे बताएं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कहता है आपका मन कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा अगर मैं आपको इनपुट भी प्रोवाइड कर दूं। लेट्स सपोज अभी आपको इनके एटॉमिक मास नंबर्स अभी लर्न नहीं है। कार्बन का एटॉमिक मास नंबर होता है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर होता है 16। अब आपको रिप्लाई करना है। सोचिए, CO2 के अंदर 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन। पहले कार्बन का 12, दोनों ऑक्सीजन का 16 ईच, तो टोटल कितना हो गया, 44। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो है 44 ग्राम्स। नेक्स्ट, जिस तरीके से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि कैसे गिवन नंबर से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, बाय सिंपली डिवाइडिंग इट विद अवोगाद्रोस नंबर। अगर मैं आपसे कहता हूं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम्स होती है, या हम कह लें 1 मोल से बेटर होगा मास ऑफ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम। तो अब हमारा दिमाग अपने आप ही चलता है कि अगर 88 ग्राम्स CO2 कहीं गिवन है तो हमारा ब्रेन खुद ही कह देगा कि वहाँ पर 2 मोल CO2 है। अगर कहीं पर लिखा है 22 ग्राम्स CO2, तो हम बेसिक मैथमेटिकल कंपैरिजन इजीली कर लेते हैं। 44 का मतलब 1 मोल, तो 22 ग्राम का मतलब कितना हुआ, हाफ मोल। यानी कि ये सब काम हम अपने ब्रेन में इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके पीछे क्या चीज़ काम करती है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला। कैसे, जब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो लेकिन आपको इनपुट मास में दिया हुआ हो कि सपोज आपके पास है 22 ग्राम ऑफ CO2, तो आप अपने ब्रेन में इसे अपने आप ही 44 से डिवाइड करके ये आंसर निकाल चुके होते हैं सबकॉन्शियसली। जैसे यहाँ पर अगर मैं 44 ग्राम से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है हाफ मोल। इन शॉर्ट यही तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। जो भी मास आपको दिया गया उसे आपको किससे डिवाइड कर देना है, ये आपको मास दिया गया था और ये इसका मोलर मास है, तो गिवन मास को किससे डिवाइड कर देंगे, मोलर मास से। और आपके
नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही आसानी से निकलकर यहाँ पर आ जाएंगे। अभी तक हमने दो फॉर्मूले डिस्कस किए नंबर ऑफ मोल्स के। पहला, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। सेकंड, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इसका एक तीसरा फॉर्मूला और होता है जो वैलिड होता है गैसेस के लिए, क्योंकि जब आप गैसियस लॉ पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक एवोगाड्रोस लॉ पढ़ना होता है, जो ये कहता है इन स्टैंडर्ड कंडीशन एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन पर कोई भी गैस ले लो फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कोई भी गैस आप ले सकते हो। एट एसटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस, इसके लिए जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो है 22.4 लीटर्स। फिक्स्ड, फर्क ही नहीं पड़ता गैस कौन सी है, मोलर मास कम है ज़्यादा है, मॉलिक्यूल छोटा है बड़ा है, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्सल लॉ है, हर गैस के लिए वैलिड है। कोई भी गैस हो, अगर उस गैस का आपके पास 1 मोल है तो उस गैस को आपको कंट्रोल करने के लिए कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी जो 22.4 लीटर होगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। अब बात आती है कि यार अगर ये एसटीपी वाली कंडीशन है उस पर तो 22.4 चलो ठीक है। एक बार दिमाग में रेस्ट आता है कि क्या हम उससे कम या ज़्यादा में गैस को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक कंटेनर है और इसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर है और इसके अंदर आपने गैस भरी हुई है और अंदर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन है, गैस में इजीली आप वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो। जैसे ही आप ऊपर से प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घट जाएगी, बट अब वो कंडीशन एसटीपी की नहीं रहेगी क्योंकि आपने प्रेशर उसको क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। इसका मतलब आप गैसेस को कम जगह में भी कंटेन कर सकते हो, बट उस कंडीशन में जब वॉल्यूम को डिक्रीज किया जाएगा उसके लिए इनपुट क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। बट एसटीपी पर तो इतनी वॉल्यूम गैस को रिक्वायर्ड होगी ही होगी, कोई भी गैस हो। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब फिर से वही, हमारा जो ब्रेन है वो बहुत एक्टिवली वर्क करता है, कई बार हमें पता भी नहीं होता, सबकॉन्शियसली हम क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं। हमें पता है 22.4 लीटर मतलब 1 मोल हुआ। इज इट क्लियर? 22.4 लीटर अगर कोई गैस है तो क्वांटिटी कितनी, कितने नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल। अगर कहीं पर आपको 11.2 लीटर दिखा हुआ मिले, ऐसे लिखा हुआ मिले दिस मच ऑफ CO2, तो ब्रेन में क्या आता है, फर्स्ट थॉट क्या आएगा दिमाग में कि अगर 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल है तो 11.2 लीटर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हाफ मोल होगा या नहीं होगा। अभी तो हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, बट मैथमेटिकल हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं, यहाँ पर आपने वही किया जो अभी तक आप करते आए थे, गिवन डाटा को एक स्पेसिफिक डाटा से डिवाइड किया है। यहाँ पर आपने गिवन वॉल्यूम को स्पेसिफिक वॉल्यूम जो कि 1 मोल गैस को रिक्वायर्ड होती है एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में, उससे आपने डिवाइड कर दिया। तो गिवन वॉल्यूम जो कि लीटर्स में होगी, आप उसको जब 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे तो आपको इजीली नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर मिले। जब आप 11.2 लीटर्स को 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हाफ मोल। तो ये काम हम सबकॉन्शियसली करते रहते हैं, लेकिन जब बात आती है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने की, मोलैरिटी निकालने की, तो सडनली हमारी अप्रोच रहती है यार फार्मूला याद आ जाए, फार्मूला याद कर लेते हैं। फार्मूला जैसी कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ बेसिक से आप कर सकते हैं। अभी तक हमने 3 चीज़ें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से की कि आपने किस कंडीशन में कैसे रिएक्ट किया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जब आपको टास्क दिया गया
तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपने अलग अलग डाटा में अलग अलग तरीका अपनाया, जहाँ पर अगर आपको गिवन नंबर कुछ था तो आपने उसे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हुए और इन्फॉर्मेशन आपको मास के टर्म्स में है तो आपने गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड किया। और नंबर ऑफ मोल्स जब आपको निकालने हुए किसी गैस के तो आपने गिवन वॉल्यूम को एक फिक्स्ड वॉल्यूम 22.4 लीटर से डिवाइड कर दिया। बहुत सिंपल सा टॉपिक। आपने देखा होगा हमने पेयर से शुरू किया, मोल हमने ख़त्म किया, कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। ऐसे ही हम बहुत लाइटर नोट पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे और इसी तरीके से आपका डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। तो आज अभी के इस सेशन में यहीं रखते हैं, बाकी हमारे बैचेस आ रहे हैं, उसके लिए आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें सिग्मा क्लासेस पर और अपने एडमिशन को कंफर्म करें। थैंक यू वेरी मच।